नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग जो है मनोविज्ञान के चौथा अध्याय जिसका नाम मानसिक विकार है, इसमें हम लोग जो है असामान्यता के कारण के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ में असामान्यता के बारे में पढ़ा था कि असामान्यता क्या होता है और सामान्य में अंतर और असामान्य में क्या अंतर है। इन दोनों में अंतर भी हम लोगों ने देखा था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जो असामान्यता व्यक्ति में आता है या असामान्य व्यवहार होता है तो उसके क्या कारण होते हैं। उन कारणों की हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आज के इस क्लास में। तो आप लोग इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और ये क्लास अगर अच्छा लगे आप लोग को तो आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी चैनल को। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स मिलता है। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए इसके साथ भी। और आज का हमारा टॉपिक है असामान्यता के कारण। अब हम लोग जो असामान्यता का कारण पढ़ेंगे तो इसके कई सारे कारण होते हैं, उसकी एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानव शरीर की संरचना शरीर की बाह्य अंगों और तंत्रिका तंत्रों से हुआ है और इसका स्वास्थ्य होना जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे व्यवहार से होता है। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता तो हमारा व्यवहार भी सामान्य नहीं होता और ऐसे कतिपय दोषों से के सहज कारण होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो मानव की यानी हमारी जो शरीर की संरचना होती है या वो बाह्य अंगों और तंत्रिका तंत्र पर जो है क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक। और कहा जा रहा है कि ये अगर स्वस्थ नहीं है, अगर ये खराब है, तो हमारा व्यवहार भी क्या होगा, सामान्य नहीं होगा। तो सामान्य नहीं होगा तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि हमारे शरीर का जो है अंग, बाहरी अंग हो गया, तंत्रिका तंत्र होगा, वो सब खराब है। तो किन कारणों से है, तो उसके कई कारण है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आगे कहा जा रहा है कि कुछ दोष जो है जन्मजात भी होता है, यानी अगर हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर जन्मजात भी दोष होते हैं और कुछ अर्जित दोष भी होता है। यानी जब हम जन्म ले लेते हैं तो हमारे अंदर जो कुछ दोषें जन्म लेती है बाद में, तो एक जन्मजात होता है और एक अर्जित होता है। ठीक। इसके बाद कहा जा रहा है कि अतः मानव के व्यवहार को समझने के लिए जैविक कारणों के मुख्य स्रोत अनुवांशिक, शारीरिक संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव तथा जन्मजात एवं अर्जित दोष को जानना आवश्यक है। यानी इन चार तरीके के कारणों को हम लोग पढ़ेंगे आज के इस क्लास में, जिसमें हमको देखना है सबसे पहले जैविक कारक को। और इसका मुख्य स्रोत हमारा क्या होगा, अनुवांशिकता से होगा, जो DNA से संबंधित होगा। शारीरिक संरचना हो गया हमारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव हो गया और जन्मजात एवं अर्जित दोष हो गया। तो इन चार तरह के जो है कारणों की हम लोग चर्चा आगे करेंगे, जो असामान्य व्यवहार को क्या करती है, जन्म देती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जैविक कारक की बात करेंगे। जैविक कारक में सबसे पहला हमारा क्या होता है, अनुवांशिकता आता है। ठीक। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होता है, अनुवांशिकता आता है। अनुवांशिकता में क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि साधारणतः माता पिता और संतान के बीच बहुत समानता नहीं पाई जाती है। इसका अनुसंधान करने पर जो है पता चला कि संतान में यह गुण अनुवांशिकता के कारण जो है आता है। अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता अपने शील गुणों का संचरण अपनी संतान में करते हैं। यानी जैसे हम लोग DNA होता है ना, कि जैसे कोई मतलब माता पिता है, उनके तरह का जो है व्यवहार, उनकी तरह का जो गुण होता है वो क्या होता है, बच्चे में आता है। लोग देख करके भी बोलते हैं कि हाँ मतलब इसका जो गुण है, ऐसा लगता है कि इसके माता पिता का में जो गुण है उसके समान है। तो वही चीज जो अनुवांशिकता में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हमारे माता पिता का जो गुण है बच्चों में रहता है, ठीक, तो वो अनुवांशिकता होता है। जिसमें आगे बताया जा रहा है कि अनुवांशिकता क्या होता है, तो यह एक जीन पर निर्भर करता है और जीन जो है DNA अम्ल का जो है बना होता है। और DNA में वे भी शील गुण होते हैं जो अनुवांशिकता द्वारा माता पिता उनके पूर्वजों एवं संतानों में जो है वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है, जैविक कारण में पहला नंबर क्या है, हमारा होता है अनुवांशिकता होता है, जिसमें हमारा जो है ये DNA अम्ल से बना होता है और माता पिता के जो गुण होते हैं उनका संचरण जो क्या होता है बच्चों में
देखा जाता है। तो अगर माता पिता का जैसा गुण होगा वैसा बच्चा लेगा, अगर खराब गुण है तो इनमें खराब गुण भी आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए जो है इस तरीके से हम लोग इसको निर्धारित करते ये बना होता है। आगे बात करेंगे, आगे बताया गया है कि जी मेंडल जी के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है, यही जो जैविक कारक है इसी पर उन्होंने अध्ययन करके बताया कि 1860 में अपने अध्ययन के दौरान इन्होंने पाया कि मानव आनुवंशिकता के जीन्स द्वारा जो है ना अपने माता पिता के शील गुणों को ग्रहण करते हैं और इनके कुछ जो है जिन प्रभावी और कुछ अप्रभावी होते हैं। प्रभावी जिन के कारण संतान के शरीर में अनेक लक्षण जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और अप्रभावी जिन के कारण जो है उसके लक्षण अस्पष्ट रूप से जो है दिखाई देते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ ये कि अगर माता पिता का प्रभावी जिन अगर बच्चों में है तो प्रभावित करते हैं उनको अच्छे तरीके से, मतलब अच्छा गुण उनमें होगा, लेकिन जो अप्रभावी जो जिन हो गया उसके कारण जो है उनमें जो है लक्षण जो अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यानी गलत दिखाई देंगे। तो ये जीन मेंडल ने जो है अध्ययन करके बताया था। तो पहला आपका असामान्यता का अगर कारण हो गया तो वो जैविक कारण में पहला हो गया आपका आनुवंशिकता हो गया। इसके बाद बताया गया कि गाल्टन ने, डगडेल ने और गोडार्ड ने, ट्राइऑन ने, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके, साथ ही साथ कॉलमैन ने अध्ययन करके बताया कि व्यक्ति कुछ शारीरिक एवं मानसिक गुण एवं दोष आनुवांशिक रूप से जो है ग्रहण करता है। यानी जो व्यक्ति में कुछ दोष होते हैं या फिर गुण जो है वो ग्रहण करता है किस रूप से, तो आनुवांशिक रूप से ग्रहण करता है। और साथ ही कहा जा रहा है कि गाल्टन ने परिवार के वंशजों के व्यवहार का अध्ययन करके पता लगाया है कि बालक का प्रशिक्षण, पारिवारिक संबंध, आर्थिक स्तर पूर्णतः आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। और उसी तरह डगडेल ने पता लगाया कि आचरण दोष तथा आवारागर्दी का संबंध भी आनुवंशिकता से ही होता है। मतलब यहाँ पर सिंपल बात यही कहा गया कि इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके यही पता लगाया कि बच्चे में जो कुछ अगर किसी में असामान्यता का गुण देखा जा रहा है तो उसमें जैविक कारण के वजह से भी जो है ना वो असामान्यता का व्यवहार किसी भी इंसान, किसी भी मनुष्य में देखा जाता है। क्योंकि अगर कोई वंशज, मतलब उनके जो वंशज पे इन्होंने अध्ययन करके पता लगाया कि जो पारिवारिक संबंध हो गया, आर्थिक स्तर हो गया उनका, इन सभी को देखते हुए भी बच्चे में क्या होता है कि उनके जो गुण जो है देखने को मिलते हैं और फिर ये क्या करते हैं कि ये असामान्य व्यवहार करते हैं। तो पहला आपका क्या था, जैविक कारण था। आगे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि गोडार्ड जो थे उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि जो सामान्य माता पिता होते हैं और उनके जो संतान होते हैं वो भी असामान्य हो सकते हैं। ये बताया गया है गोडार्ड के द्वारा। उन्होंने अध्ययन करके बताया कि जो सामान्य व्यवहार वाले या सामान्य जो माता पिता हो गए, जो समाज के नियम कानून ये सब मानने वाले जो सामान्य नॉर्मल लोग हैं, तो उनकी संतान भी कभी कभी क्या होती है, असामान्य व्यवहार वाले हो सकती है। और इस तरह जो कोलमैन ने भी अध्ययन करके बताया कि जो समरूपी जुड़वा है, यानी जो एक समान जुड़वा बच्चे हैं और या फिर भ्रांति यमज हैं, यानी जो भी मतलब कि ये दोनों समरूपी यमजों का है या भ्रांति यमजों का है, ये जुड़वा बच्चों को ही कहा गया है। तो इनके भी जो कोलमैन थे उन्होंने इन पर अध्ययन करके बताया कि इनके जो मानसिक रोग हैं वो आनुवंशिकता के कारण भी हो सकते हैं। तो मतलब हम मोटा मोटी यही समझेंगे कि पहला जो जैविक कारक था इसमें हमारा आनुवंशिकता के बारे में बताया कि जो भी माता पिता होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो बच्चों में देखने को मिलते हैं, चाहे वो सामान्य वाले हो या फिर असामान्य वाले हो। ज़्यादातर असामान्य जो व्यवहार अगर देखा जाएगा जैविक कारण के रूप में तो माता पिता के गुण ही जो है बच्चे में आते हैं, तो असामान्य गुण भी देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर जो शारीरिक संरचना के रूप में बताया गया है, यानी हम लोगों ने दूसरा अध्याय में पढ़ा था क्रेस्मर और शेल्डन का जो है शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्रेस्मर ने 4 भागों में बांटा था और शेल्डन ने 3 भागों में बांटा था शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को। तो वैसे यहाँ पर शारीरिक संरचना को लेकर के भी बताया गया है कि व्यक्ति में असामान्यता के गुण देखे जाते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि शरीर गठन, लिंग, उसके बाद कहा जा रहा है कि चित्त प्रवृत्ति, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं रक्त प्रकार शारीरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं।
तो शारीरिक संरचना को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो तरीके से देखेंगे, एक शेल्डन के आधार पर और एक क्रेस्मर के आधार पर। शेल्डन का बताया जा रहा है कि इन्होंने 1954 में शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तियों को क्या किया था, 3 श्रेणियों में बांटा था, जिसको हम लोग क्या पढ़े थे, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार करके पढ़े थे। किस अध्याय में, तो दूसरे अध्याय में। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है अस्थूल प्रारूप, मध्य गठन प्रारूप और कृश प्रारूप करके जो है इसको बताया गया है। अस्थूल प्रारूप यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, मोटे हो जाएंगे। मध्य गठन और कृशिकाय यानी मोटा, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, उसी को हम लोग को एक एक करके यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। बताया जा रहा है यहाँ पर अस्थूल प्रारूप वाले में कि ऐसे व्यक्तियों का शरीर जो है गोलमटोल होता है, यानी गोले होंगे, गोलमटोल होंगे, मोटे होंगे। और कहा जा रहा है कि ऐसे लोग प्रायः आराम मतलबी भावुक होते हैं। अगर ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों का व्यवहार सामान्य नहीं होता तो वे प्रायः उन्माद, अवसाद, मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। तो ये हमारा जो अस्थूल प्रारूप वाले व्यक्तियों के बारे में था। दूसरा जो आपका है वो है मध्य गठन प्रारूप वाले, यानी ऐसे व्यक्तियों के शरीर के बारे में बताया गया कि ये मजबूत होते हैं और ये इनका शरीर जो है गठीला होता है। ये प्रायः फुर्तीले और आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसे व्यक्तियों में उन्माद, अवसाद, मनस्ताप होने की संभावना जो है अधिक देखी जाती है। तो ये हमारा जो मध्य गठन प्रारूप के बारे में था, यानी इसमें व्यक्ति का जो शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा, जो आयताकार प्रकार के रूप में आता है, जो हम लोगों ने दूसरा अध्याय में पढ़ा था। जब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रकार देखेंगे तो ये कृशिकाय प्रकार है, जिसमें हम लोग लंबाकार के बारे में पढ़े थे व्यक्तित्व पाठ में, जिसमें हम लोग देखे थे कि व्यक्ति का शरीर क्या होता है, लंबा होता है और कमजोर होता है। तो वही बताया जा रहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर दुबला, पतला और कमजोर होगा, ठीक ना। और ऐसे व्यक्ति प्रायः स्वभाव से संवेदनशील और नाजुक होते हैं। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिशील और एकांत प्रिय होते हैं, यानी अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं। तो ऐसे लोग को यहाँ पर क्या कहा गया, कृश प्रारूप का कहा गया है। और कहा जा रहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति में मानसिक रोगों की अपेक्षा मनोविदलन होने की संभावना जो है ज़्यादा होती है। अब मनोविदलन, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को ध्यान में यही रखना है कि दूसरा कारण शारीरिक संरचना है, जिसमें हम लोग को यही जानना है कि शेल्डन और क्रेस्मर इन दोनों ने शारीरिक बनावट के आधार पर बांटा है और बताया गया है कि इन कारणों की वजह से भी, शारीरिक संरचना की वजह से भी व्यक्ति में असामान्यता का गुण। अब बात करेंगे हम लोग क्रेस्मर का शारीरिक बनावट के आधार पर जो व्यक्तित्व को बांटा है, वो 4 भागों में इन्होंने बांटा है। जैसे हम लोग शेल्डन का देखें कि शेल्डन ने 3 भागों में बांटा, वैसे ही क्रेस्मर जो थे उन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तियों को 4 भागों में बांटा है। पहला इन्होंने गोलाकार प्रारूप करके बांटा, दूसरा सुडोलकाय प्रारूप, तीसरा दुर्बल काय प्रारूप और चौथा कुगठित काय प्रारूप। इसी को हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़े थे, कृशिकाय, पुष्टकाय, स्थूलकाय और विशालकाय करके। तो यही चीज आगे जो है एक एक करके बताया गया है, जिसमें सबसे पहले गोलकाय प्रारूप में बताया गया है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो है ठीगने, गोल मटोल, ठीगने मतलब होता है नाटे, गोल मटोल होते हैं और ये भारी होते हैं। इनमें उन्माद, अवसाद, मनस्ताप का होने की संभावना जो है ना अधिक देखी जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रेस्मर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तियों को बांटा है तो 4 भागों में, जिसमें गोलकाय प्रारूप था, तो इसमें व्यक्ति गोल मटोल होते हैं, नाटे होते हैं और साथ ही साथ आराम के शौकीन होते हैं, आराम पसंद होते हैं। दूसरा है सुडोलकाय प्रारूप है, इसमें बताया गया कि ऐसे व्यक्ति गठीले और मजबूत होते हैं, इनमें उन्माद, अवसाद, मनस्ताप होने की संभावना अधिक रहती है। इसके बाद तीसरा जो हमारा है वो है दुर्बलकाय प्रारूप है। दुर्बलकाय प्रारूप क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति दुबले, पतले और कमजोर होते हैं, इनमें मानसिक रोग और मनोविदलन यानी स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। यानी हम लोग जो कल कह रहे हैं, जब हम लोग प्रमुख मानसिक विकृतियां पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया यानी मनोविदालिता, जिसको मनोविदलन भी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम लोग को केवल इतना समझना है कि क्रेस्मर का जो है ना तीसरा जो विभाजन था, जिसको हम लोग दुर्बल काय प्रारूप बोलते हैं, इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, दुबले पतले होते हैं और बहुत कमजोर होते हैं, यानी लंबे होंगे, दुबले पतले होंगे। दूसरा जो हम लोग अध्याय पढ़े थे स्व और व्यक्तित्व, तो उसमें हम लोगों ने इसी जो दुर्बल काय प्रारूप है, तो इसमें हम लोगों ने जो क्रेस्मर बांटे थे वो
कृष्यकाय, पुष्टकाय, विशालकाय और स्थूलकाय करके जो है व्यक्तित्व का विभाजन किए थे। तो यहाँ पर जो हम लोग दुर्बल काय प्रारूप के बारे में देखे हैं। इसके बाद चौथा की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह कुगठित काय प्रारूप। अब ये क्या होता है, तो इसमें बताया गया कि इस प्रकार का व्यक्ति का जो शरीर होता है वो ऊपर बताए गए तीनों प्रकार के शारीरिक गठनों का सम्मिश्रण होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा अध्याय में, तो हम लोगों ने चौथा जो प्रकार देखा था व्यक्तित्व विभाजन में, हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्मर का, तो उसमें कृष्यकाय, पुष्टकाय, विशालकाय और स्थूलकाय ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक जो चौथा विभाजन था तो उसी के तरह जो यहाँ पर कुगठित काय प्रारूप दे रहा है। कुगठित काय प्रारूप मतलब ये बताया गया कि ऊपर के जो तीनों हम लोगों ने प्रारूप को पढ़ा उसका इसमें क्या होता है, मिश्रण होता है। और इसमें जो है चिंता, ठीक, साथ ही साथ कहा जा रहा है प्राकृतिक और मानसिक रोग के लक्षणों की भी कोई अलग अलग विशेषता नहीं होती है। तो यह हमारा चौथा जो है प्रारूप था क्रिस्मर का और सेल्डन का, जो शारीरिक संरचना के आधार पर जो है असामान्यता के कारण के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग तीसरा जो है कारण को देखेंगे असामान्यता का, वो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अब हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो प्रभावित होती है और उस वजह से भी क्या होता है कि व्यक्ति में असामान्यता का गुण या असामान्यता जन्म लेती है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि शारीरिक संरचना में हड्डियों, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा रक्तवाहिकाओं के साथ साथ शरीर की ग्रंथियों का भी महत्वपूर्ण हाथ रहता है। यानी अभी हम लोग ने जो शारीरिक संरचना के बारे में देखा, तो शारीरिक संरचना के साथ साथ हमारे जो शरीर की ग्रंथियां हैं उसका भी जो है ना हमारे असामान्य व्यवहार पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अगर शरीर की ग्रंथियां जो है वो मतलब सही नहीं है, ठीक ना, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो मतलब कि सही से प्रभावित नहीं कर रही है हमें, तो हमें जो है असामान्यता का गुण देखने को मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। और आगे कहा जा रहा है कि वाहिनी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से एक प्रकार का जो है हार्मोन निकलता है जो सीधे रक्त में मिल करके शरीर के कार्यों को प्रभावित करता है। अब अगर आपसे पूछ दे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो सिंपल सा हम लोग यही कहेंगे कि यह जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इससे एक हार्मोन हमारे शरीर में बाहर निकलता है जो हमारे रक्त में यानी ब्लड में मिल करके क्या करता है, शारीरिक कार्यों को प्रभावित करता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है 5 प्रकार की होती है। यानी ये जो ग्रंथियां हमारी हैं ये 5 तरह की होती है। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं, बताया गया है। पहला आपका पीयूष ग्रंथि है। पहला आपका क्या है मेरे भाई, पीयूष ग्रंथि है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये पीयूष ग्रंथि यहाँ पर मौजूद है। दूसरा अधिवृक्क ग्रंथियां, तीसरा अवटु ग्रंथि, चौथा अग्नाशय और पांचवा जनन ग्रंथियां है। तो हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है इससे एक हार्मोन बाहर निकलता है जो सीधे रक्त में जा करके जो है ना हमारे शरीर के कार्यों को क्या करता है, प्रभावित करता है। और यह 5 प्रकार के यानी 5 तरह की होती है। तो ये इसके प्रभाव से भी हमारे अंदर या हम मनुष्यों में क्या होता है, असामान्यता जन्म लेती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव भी हमारे अंदर असामान्यता जन्म लेती है। तो ये हमारा तीसरा कारण हो गया। अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो आगे जो इसमें और बताया गया है कि इन 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के सुचारू रूप से चलने से ही शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। अगर ये 5 अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है स्वस्थ है, सुचारू रूप से चल रही है, तो हम क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। और कहा जा रहा है कि अगर इनमें से किसी भी ग्रंथि में कोई खराबी यानी हार्मोन के स्राव में कमी या अधिकता अगर आ जाएगी तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, हमारे अंदर शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां जो है जन्म ले लेगी और हम जो है असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो ये हमारा जो है क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव था। अब हम लोग जो है चौथा असामान्यता के कारण को देखेंगे जो जन्मजात और अर्जित दोष के रूप में बताया गया है। अब जन्मजात अर्जित दोष क्या होता है, तो देखिए जन्मजात मतलब होता है कि जब व्यक्ति जन्म लिया तो उसमें दोष हो। हाँ, अर्जित मतलब क्या हो कि जन्म लेने के बाद उसको प्राप्त करे तो वो अर्जित होता है। तो यहाँ पर जन्मजात दोष में कहा जा रहा है कि जो रोग नवजात शिशु में जन्म के समय से ही पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात दोष कहते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अगर कोई बच्चा जन्म लिया और उसमें कोई दोष है, कोई खराबी है, तो उसको क्या कहेंगे, जन्मजात दोष कहेंगे। अर्जित दोष मतलब होगा कि इसको
जन्म लेने के बाद जब बच्चे में कोई दोष उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या कहेंगे, अर्जित दोष कहलाएगा। लेकिन जन्मजात दोष को दो भागों में बांटा गया है, एक अंतर्जात दोष और दूसरा बहिर्जात दोष। अंतर्जात कहने का मतलब क्या हो गया कि आंतरिक भीतरी, और बहिर मतलब क्या होता है, बाहरी। कहने का मतलब आप लोग समझिएगा कि जब बच्चा जन्म से पहले, ठीक ना, माँ के गर्भाशय में भी क्या हो गया, कुछ गड़बड़ी हो जाता है या फिर कुछ गलतियां हो जाती है, इस वजह से जो है उसमें क्या होता है, जन्मजात दोष तो होता है लेकिन अंतर्जात दोष के रूप में जाना जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अंतर्जात दोष संतान में जीन के कारण होता है, इसलिए इसे अनुवांशिकता दोष भी कहते हैं, ठीक ना। या फिर अपने माता पिता का जो है जीन हो गया, डीएनए हो गया, बच्चों में अगर होता है तो अगर माता पिता का जो गुण हो गया वो बच्चों में आता है, तो अगर माता पिता का सही गुण नहीं है, गलत है, तो बच्चे में भी वो गुण देखने को मिलता है। तो अगर वो दोष है तो उसको हम लोग अंतर्जात दोष कहेंगे। इसके बाद अगर बहिर्जात दोष हो गया तो बहिर्जात दोष में कहा जा रहा है कि यह दोष जीन के कारण नहीं बल्कि माता के गर्भाशय की खराबी से होता है। चूंकि दोनों दोष शिशु में जन्म से ही होते हैं इसलिए इसे जन्मजात दोष भी कहते हैं। तो हम लोग को मुख्य रूप से यही बात ध्यान में रखना है कि अगर हम असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति हो रहे हैं तो इसका कारण हमारा जन्मजात दोष भी हो सकता है, जो दो तरीके से होगा, एक अर्जित दोष और दूसरा बहिर्जात। अर्जित कह रहे हैं, एक बहिर्जात दोष होता है और एक अंतर्जात दोष होता है, जो हमारा किस में आएगा, तो जन्मजात दोष में ही आएगा। आखिरी जो हमारा है वो है अर्जित दोष है। अर्जित दोष जो है कई तरह के हो सकते हैं, जैसे पोषण की कमी। अब बच्चा जन्म ले लिया है, उसको सही मायने में पोषण नहीं मिल रहा है, ठीक ना, तो वहाँ पर पोषण की कमी के वजह से भी जो असामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति हो सकता है वो बच्चा बन सकता है। असंतुलित भोजन, संतुलित भोजन उसको नहीं मिल रहा हो, उसके बाद मस्तिष्कीय क्षति, तो ये सभी, अगर बचपन में उसको चोट वोट लग जाना, तो मस्तिष्क में अगर कोई क्षति पहुंच रहा है, इन सब कारणों की वजह से भी क्या होता है, बच्चे में अर्जित दोष देखने को मिलता है और फिर वहीं आगे जाकर के वो असामान्य व्यवहार वाला यानी सामान्य से परे व्यक्ति जो है वो बन जाता है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के क्रियाकलापों और बाह्य वातावरण के प्रभाव से जो दोष उत्पन्न होता है उसी को अर्जित दोष कहते हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। तो कई कारण में मैंने बताया कि पोषक तत्वों की कमी हो गया, असंतुलित भोजन हो गया, मस्तिष्क में क्षति पहुंच जाना, तो ये सभी जो है अर्जित दोष को जन्म देती है। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट बताया ये सब हमारे असामान्यता के कारण थे। एक और असामान्यता का कारण बचा हुआ है जो हमारा क्या है, सामाजिक कारण है। हम लोगों ने सबसे पहले देखा क्या, जैविक कारण को देखा, जिसमें आनुवंशिकता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, डीएनए के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने शारीरिक संरचना के बारे में देखा कि शारीरिक संरचना के आधार पर भी असामान्यता जन्म लेती है, जिसमें हम लोगों ने क्रिस्पर और शेल्डन का विभाजन देखा। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने तीसरा असामान्यता का कारण पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने देखा अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रभाव के बारे में। फिर चौथा में अंतर्जात दोष मतलब कि जन्मजात दोष, और फिर उसके बाद जन्मजात दोष हो गया और उसके साथ साथ जो है अर्जित दोष हो गया, उसको भी हम लोगों ने देखा। और अब जो है सामाजिक कारण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सामाजिक कारण के वजह से भी असामान्य व्यवहार जो है वो जन्म लेती है। तो इसके कई कारण है, जैसे व्यवसायिक समस्या एवं आर्थिक उतार चढ़ाव। अब कोई व्यक्ति जो है किसी व्यवसाय में लगा हुआ है, कोई काम कर रहा है, लेकिन उसके व्यवसाय में कोई समस्या आ जाए या फिर उसकी जो रुपया पैसा है, उसको जो आमदनी हो रहा था उस आमदनी में जो है कमी हो जाए या मतलब गिरावट हो जाए, तो इस वजह से व्यक्ति में क्या होता है, असामान्य व्यवहार देखने को मिलते हैं। दूसरा जो कह रहा है कि जाति एवं प्रजातीय भेदभाव, तो आपस में जाति को लेकर के, प्रजाति को लेकर के भेदभाव होता है, तो ये भी सामाजिक कारण हो गया। सामाजिक परिवर्तन एवं अस्तित्व दुश्चिंता, ये भी हमारे जो है सामाजिक कारण के अंतर्गत आएंगी। और अगला है युद्ध तथा आपातकालीन खतरा या प्राकृतिक आपदा। तो ये सभी जितने भी पॉइंट थे ये सामाजिक मतलब कि कारण है जो असामान्यता को जन्म देती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से असामान्यता के कारण हैं। तो असामान्यता के मुख्य रूप से 4 कारण थे जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है असामान्यता के कारण पढ़ने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि व्यक्तियों में कौन कौन से विकृतियाँ यानी बीमारियाँ जो है जन्म लेती है। तो अगला हम लोग का टॉपिक होगा प्रमुख मानसिक विकृतियों का। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।